Hello students, let's continue chapter 3 atoms and molecules. In the last class we discussed atom. एटम के बारे में आज हम और डिस्कस करते हैं कि एटम नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल वो टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट को प्रॉपरली प्लेस किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप होता है ग्रुप 18 जिसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, और उसमें आती हैं नोबल गैसेस जो नेचर में ये गैसेस जो हैं ये हाईली अनरिएक्टिव होती हैं। राइट, अनरिएक्टिव का मतलब है ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं करती, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती। रीज़न भी हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ये अनरिएक्टिव इन नेचर होती हैं। तो जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो नोबल गैसेस की वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक रूल है, वो रूल है ऑक्टेट रूल, जो ये कहता है कि अगर एक एटम की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो एटम जो है स्टेबल हो जाता है, और फिर वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के बाद फिर वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं करता। यही रीज़न है कि नोबल गैसेस दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करती हैं, दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं करती हैं और अनरिएक्टिव गैसेस कहलाती हैं। अब नोबल गैसेस के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्रुप 18 में आती हैं ये गैसेस। हमने कहा ग्रुप 18 जिसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। और कौन कौन सी गैसेस हैं? ये गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन। मैंने सबके सिंबल लिखे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन Kr, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो ये आपकी गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। इसमें से जो आर्गन है ये हमारे एटमॉस्फेयर में इसका काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज प्रेजेंट होता है। मेन दो गैसेस तो हमारी होती हैं 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। उसके अलावा जो इनर्ट गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो है आर्गन। ये हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था जब हमने सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर की बात करी थी। तो आर्गन भी प्रेजेंट होती है। राइट, अब हम वापस आते हैं। हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एटम्स हैं, तो नोबल गैसेस को छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी एटम्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो कभी भी इंडिपेंडेंटली या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये एटम क्या करते हैं? अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर जाते हैं। अब ये दूसरा एटम कौन सा है? ये इनका खुद का एटम हो सकता है, मतलब एक एटम अपने ही दूसरे एक एटम के साथ कंबाइन कर जाए और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर ले, या फिर किसी दूसरे एटम के साथ, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर जाए। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है H, अगर एक और H के साथ कंबाइन कर जाए, एक हाइड्रोजन आटम है, दूसरा हाइड्रोजन आटम है, ये दोनों अगर आपस में कंबाइन कर जाएं तो हमारे पास जो बन के आएगा वो होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक एटम अपने ही दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। अगर हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते तो ये होता H+H। जब ये एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास H2 बन के आ रहा है, H2, और वो H2 को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और यही अगर हाइड्रोजन एटम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाए, ऑक्सीजन के एटम के साथ, ठीक है, तो हमारे पास बन के आ जाता है वाटर। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनता है, वो डिपेंड करता है कि कितना रेशियो बाई मास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं। हम यहाँ पे अभी वाटर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि वाटर बन के आ रहा है, जिसकी हम रिएक्शन कुछ ऐसे लिखते हैं कि H और प्लस O, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमें क्या दिखाना होता है कि इसमें बेसिकली मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। राइट, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए और हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखते हैं
कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स हमारे बराबर आ जाएं। ये रिएक्शन आती है वाटर के फॉर्मेशन की। तो एटम्स जो हैं हमने बात कर ली कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पहली चीज़ ये आ गई। वो अपने ही किसी एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर लेंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं, जो हमारा रीज़न है वाई दे आर कंबाइनिंग, वाई एटम्स आर कंबाइनिंग, वाई एटम्स आर कंबाइनिंग। तो इसका आंसर अभी क्लास 9 के हिसाब से जो हमारे पास आता है, और यही आंसर भी है कि दे कंबाइन टू गेट स्टेबल, यानी कि फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए वो कंबाइन करते हैं। जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाएगी, और इसी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, जिसको हम दूसरे टर्म में क्या कहते हैं, या तो हम स्टेबिलिटी लिख सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं फॉर एक्वायरिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी नोबल गैसेस की तरह उनकी आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इसी के लिए ही वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन उनके पास कम होंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन के लिए कंबाइन करेंगे, और ये चीज़ कहलाती है वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी की डेफिनेशन आपने क्लास 8 में भी पढ़ी होगी। वैलेंसी को हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर अगर एटम है किसी एलिमेंट का, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर ये कहें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, वही उसकी कहलाती है वैलेंसी। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको लास्ट क्लास में बताया था 8 होता है। ठीक है, और अभी हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से हम इस 8 इलेक्ट्रॉन को एटम की अलग अलग शेल्स में प्लेस करते हैं। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि एटम जो है उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एज यू कैन सी ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको कितने चाहिए 8। तो ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ही कंबाइन करता है। इसलिए जब हम ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात करते हैं कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी आएगी, तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हो जाती है 2। क्यों 2 है? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और ये जब भी कंबाइन करेगा किसी दूसरे एटम के साथ या अपने ही किसी एटम के साथ, ऑक्सीजन भी कंबाइन होते हैं तो O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, या फिर ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है अगर 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन कर रहे हों। लेकिन जब भी कंबाइन करेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ही कंबाइन करेंगे, तो वैलेंसी ऑक्सीजन की आएगी 2। और इसी तरह हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले लें? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसकी जो शेल्स आएंगी एटम की, उसमें ये होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2,5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 8 - 5 कर दें, यानी वो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कंबाइन करेगा, तो वैलेंसी आ जाएगी नाइट्रोजन की 3। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आप वैलेंसी को और डिटेल में पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी पढ़ेंगे, जिसको अभी हम फिलहाल यहाँ समझ लेते हैं। जो हमने बात करी कि क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में हो रहा है तो वो किस तरह से होता है। तो एक एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि सेंटर में एक न्यूक्लियस आता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसके चारों तरफ जो हैं ये शेल्स होती हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्हीं शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो एटम जो है उसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक न्यूक्लियर रीजन कहलाता है, ये न्यूक्लियस है, और इसको हम न्यूक्लियर रीजन कह देते हैं, न्यूक्लियर रीजन। और न्यूक्लियस से बाहर का जो भी रीजन है वो कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। तो ये न्यूक्लियस के बाहर ये जितना भी स्पेस है ये कहलाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। और ये बेसिकली क्या होता है, ये शेल्स होती हैं। ये सबसे पहली शेल है, फर्स्ट शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल, जिसको हम इनर मोस्ट शेल भी कह देते हैं, क्योंकि सबसे अंदर की तरफ है इसलिए इनर मोस्ट शेल। तो इसी तरह से जो सबसे बाहर की तरफ होगी वो होगी आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और इसी आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल।
अब इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं यही डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी क्या आएगी। ठीक, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम समराइज कर लेते हैं कि हमने बात करी कि एटम जो है वो कभी भी फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलेगा, एटम कंबाइन कर जाएगा। कंबाइन करने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो स्टेबिलिटी के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए कंबाइन करते हैं। अपनी आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करते हैं। और जब भी एटम कंबाइन करते हैं क्या बन के आते हैं हमारे पास? जो नई स्पीशीज़ बन के आती है वो कहलाती है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी तरह से एटम्स जो हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के साथ साथ आयंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कैसे बन के आते हैं। हमारे पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं। ठीक है, अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्पीशीज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो एटम्स को हम बोलते हैं कि एटम्स हमेशा आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलेंगे, कभी भी एटम पे चार्ज नहीं होगा। सेम वे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो मॉलिक्यूल की जो पहली प्रॉपर्टी निकल के आई वो है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जो आयंस हैं, ठीक है, आयंस पे हमेशा चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन मॉलिक्यूल और एटम हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। हम मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम डेफिनेशन भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि अ मॉलिक्यूल इज़ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 or more atoms which are chemically combined together or bonded together। जब भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एटम जब भी कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। यानी अगर अभी हमने बात करी थी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, H और उसके बीच में ये जो बॉन्ड आती है ये कहलाती है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली दो एटम जब भी कंबाइन करेंगे तो वो थ्रू बॉन्ड ही करते हैं, यानी दो एटम को जो होल्ड करके रखती है चीज़ उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड 3 तरह की होती है जिसकी डिटेलिंग बाद में होगी। एक तो कोवलेंट बॉन्ड हो गई, एक कहलाती है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और तीसरी कहलाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो हमेशा एटम को होल्ड करने में बॉन्ड का ही रोल होता है, बॉन्ड इन दोनों को कंबाइन करके रखती है। अब मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या निकल के आई कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम नहीं एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। यानी अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है कॉमन सॉल्ट, है ना, घर में हमारे यहाँ जार में, बॉटल में अगर NaCl या कॉमन सॉल्ट भरा रखा हुआ है तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, NaCl के मॉलिक्यूल होंगे। तो कंपाउंड के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सिंगल स्मॉलेस्ट, या हम कह सकते हैं सिंगल पार्टिकल जो है उसको हम कहते हैं सिंगल पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। वही हमारा मॉलिक्यूल है। यानी जब बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के इकट्ठा होंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड बन के आता है। ठीक है, जिस तरह से हमने कहा था कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है, वैसे ही हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, सिंगल पार्टिकल सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मॉलिक्यूल्स की कि एक तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और वो हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं और कोई चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे हमने H2O लिखा था, ये एक मॉलिक्यूल हो गया हमारा। इसी तरह से NaCl जो भी हमने ये एग्जाम्पल लिखा, ये भी हमारा मॉलिक्यूल हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 मॉलिक्यूल हो गया, या ओजोन O3, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्जिस्ट करेंगे फ्री स्टेट में। अब हम एक और छोटी सी चीज़ समझते हैं, वो है एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी क्या है ये एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज़ बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, सिमिलर एटम की नहीं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनकी बात हो रही है, वो कहलाती है एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए क्लास 9th के लेवल पे एटॉमिसिटी जानना। प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट या वन मॉलिक्यूल में, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब अगर आपसे कहा जाए कि नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी क्या होगी, जो हमने अपने क्लास की स्टार्टिंग में टर्म यूज़ किया था नोबल गैसेस, तो याद रखिएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आती हैं, ग्रुप 18 में आती हैं। एग्जाम्पल्स अभी हमने किए थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब हमारी नोबल गैसेस हैं और इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये स्टेबल होती हैं और ये अनरिएक्टिव होती हैं क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, और सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली चेस कर रहे हैं, रेस चल रही है उनमें, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नोबल गैस वाला ही कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं, और यही 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो नोबल गैसेस हैं वो अनरिएक्टिव हैं। अनरिएक्टिव हैं तो क्या ये किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेंगी? तो ये कंबाइन नहीं करती हैं, ठीक है। ये जब भी एग्जिस्ट करेंगी तो इसी फॉर्म में करेंगी, He, ठीक है। He2 नहीं बनेगा, जैसे हाइड्रोजन बन जाता है H2 या N2 बनता है या O2 बनता है। हीलियम हमेशा जब भी एग्जिस्ट करेगी, हीलियम, तो ये सिर्फ He के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूल जब भी बनेगा वो क्या होगा, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, राइट, मोनो एटॉमिक होता है। तो जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक हैं। इसी के साथ साथ जो मेटल के हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक। अब आपको लगेगा मैम तो क्या वो स्टेबल होते हैं इसलिए मोनो एटॉमिक होते हैं? तो अभी फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, हम आगे बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। मोनो एटॉमिक वो इसलिए होते हैं, शॉर्ट में अगर आप समझ लीजिए, जितनी भी मेटल्स हमारी हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली एक्वायर कर लेती हैं। तो जब भी एग्जिस्ट करेंगी वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। और कौन कौन सी ये मेटल्स हैं, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। अगर हम सब की एटॉमिसिटी की बात करें तो इनकी एटॉमिसिटी होगी 1, और अगर एटॉमिसिटी 1 आ रही है तो हम उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। और मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि जो मेटल्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं जिसकी वजह से उनकी एटॉमिसिटी 1 आती है, ठीक। और इनके बीच में बॉन्ड भी डिफरेंट बनता है, वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं या उनकी एटॉमिसिटी 1 आती है, तो वो हमारे एलिमेंट हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, यानी कि नोबल गैसेस। उसके अलावा हमारी मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारी की सारी जो होंगी वो मोनो एटॉमिक होंगी। अब एक लास्ट पॉइंट और कि क्या मोनो एटॉमिक और भी कोई एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, तो यस, कार्बन को भी हम मोनो एटॉमिक कहते हैं, ठीक है। रीज़न, जैसे जैसे आप आगे और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे आपको ये सब चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई कन्फ्यूजन माइंड में मत रखिएगा, सिर्फ जितनी बात हो रही है कि मोनो एटॉमिक कौन कौन से हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, तो बस आप अभी फ़िलहाल के लिए उतना समझ लीजिए, चीज़ें क्लियर अपने आप होती जाएंगी क्योंकि अभी आपने उतना डिटेल में चीज़ों को पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है, H2, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसकी एटॉमिसिटी क्या है। तो एटॉमिसिटी क्या थी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 2। अब ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, NH4Cl, HCl, H2SO4, NaCl, ओजोन, नाइट्रोजन गैस एक्सेट्रा। बस इतने ले लेते हैं फ़िलहाल। तो हमने क्या करना है, एटॉमिसिटी निकालनी है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना होगा एक मॉलिक्यूल में। काउंट करते हैं, नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है और Cl का 1 एटम है। टोटल एटम्स कितने हो गए, 6।
तो एटॉमिसिटी ऑफ NH4Cl जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, उसकी एटॉमिसिटी कितनी आ रही है 6। HCl में एक हाइड्रोजन का एटम और एक Cl का एटम है, एटॉमिसिटी कितनी आई 2। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के एटम, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए 4 + 2 6 और 1 7। NaCl की एटॉमिसिटी 2 है, ओजोन की एटॉमिसिटी 3 है क्योंकि 3 ऑक्सीजन के एटम हैं, और डाई नाइट्रोजन गैस या N2 गैस की एटॉमिसिटी आ जाएगी 2। तो आई होप एटॉमिसिटी आपको क्लियर हो गई होगी कि एटॉमिसिटी हम कैसे निकालते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमको दे रखा है, हम उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लें और वही एटॉमिसिटी है। अब पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एटॉमिसिटी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। वो सारे के सारे एलिमेंट बेसिकली हमारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक। तो इनकी एटॉमिसिटी क्या आती है? तो फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा। फॉस्फोरस की जो एटॉमिसिटी है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P4, ये है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। अब क्लियर हो रहा होगा आपको कि एटॉमिसिटी कितनी है। एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, फॉस्फोरस के 4 एटम है तो 4 इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। इसी तरह से जो सल्फर है, ठीक है, सल्फर के बहुत एलोट्रॉपिक एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी होते हैं, लेकिन जो कॉमन सल्फर है उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल का S, और यहाँ सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं 8, S8, ठीक। तो एटॉमिसिटी कितनी निकल के आ रही है, एटॉमिसिटी इज़ 8। तो सल्फर का और फॉस्फोरस का आप याद रखिएगा एटॉमिसिटी कितनी होती है। सल्फर का जो मॉलिक्यूल बन के आता है उसका स्ट्रक्चर भी कहलाता है पकर्ड स्ट्रक्चर या किंग्स क्राउन, क्राउन स्ट्रक्चर, पकर्ड स्ट्रक्चर कहलाता है, पकर्ड, ठीक है। और किंग्स क्राउन या क्राउन स्ट्रक्चर भी कहलाता है, क्राउन स्ट्रक्चर सल्फर का। और सल्फर जो है वो ऑक्टा एटॉमिक कहलाता है, ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है 8। इसके अंदर 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे सल्फर के, सल्फर मॉलिक्यूल में, ठीक। तो बी वेरी प्रिसाइज, सल्फर मॉलिक्यूल में। और कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ये जैसे किंग का क्राउन नहीं होता है, कुछ वैसा स्ट्रक्चर आता है। अब यहाँ एक सल्फर एटम, एक यहाँ, ये सब सल्फर एटम लगे होंगे, काउंट कर लीजिए 8 एटम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 एटम कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। और पकर्ड का मतलब क्या होता है, जब एक रिंग जो है वो बेंड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पकर्ड स्ट्रक्चर। तो सल्फर के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत कॉमन है कि जब भी पकर्ड स्ट्रक्चर्स की बात होती है तो हमेशा सल्फर का ही नाम लिया जाता है कि सल्फर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पकर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आई टोल्ड यू, अभी बताया था, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं कि सल्फर के और भी बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, वो और अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। इनका एक चेयर स्ट्रक्चर भी बनता है, जैसे एक क्राउन स्ट्रक्चर बन रहा है वैसे ही चेयर स्ट्रक्चर भी बनता है, उसमें सल्फर के 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन फिलहाल 9th लेवल पे अगर आपसे एटॉमिसिटी सल्फर की पूछी जाए तो आप आंसर करेंगे 8 कि सल्फर इज या एन ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल। जब किसी मॉलिक्यूल को हम उसमें जो भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उसके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी मॉलिक्यूल के कॉम्पोजिशन को इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हम केमिकल फार्मूला को बोल सकते हैं इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल अगर है और उसको अब हमें सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो वाटर हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होते हैं 1:8 के रेशियो में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो जो फॉर्मूला आता है इसका वो आता है H2O। तो केमिकल फार्मूला तो हो गया H2O। अब आपसे अगर केमिकल नेम पूछ लिया जाए, यूजुअली बच्चों को वाटर का केमिकल नेम नहीं पता होता है कि केमिकल नेम भी हो सकता है क्या वाटर का। यस, केमिकल नेम है। केमिकल नेम हम कैसे निकालते हैं, इसमें जो भी एटम्स इन्वॉल्व हैं हम बस उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे और वो एटम जितनी बार उस फॉर्मूला के अंदर आए हैं उस हिसाब से हम मोनो, डाई, ट्राई यूज़ करते हैं। मोनो फॉर सिंगल, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है H2, यानी हाइड्रोजन 2 बार आया है तो दिस विल बिकम डाई हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन को हम जब नाम में लिखते हैं तो हम उसे टर्मिनेट करके लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कंबाइन किया होगा तो उसने ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया होगा, तो ये होगा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो कार्बन C होता है, डाई ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन 2 बार आएगा तो दिस विल बिकम CO2। अमोनिया,
अमोनिया से नहीं पता चल पा रहा है कि कितने और कौन कौन से एटम्स होंगे, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा ये देखिए 1:3, यानी एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम है, जब कंबाइन होंगे तो हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये मैंने आपको जो बताया है रेशियो, ये नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में बताया है। अगर आपको रेशियो बाई मास निकालना हो तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, और यहाँ है 3 हाइड्रोजन, यानी कि अगर हम रेशियो बाई मास की बात करें तो 14:3 का आएगा रेशियो बाई मास, कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस रेशियो में कंबाइन करेंगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक चीज़ और हमने करी, केमिकल फार्मूला। और बेसिकली आपको सीखना यही है कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके लिए मैंडेटरी क्या है, आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए या प्री रिक्विजिट क्या है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। तो दो चीज़ें आपके पास क्लियर होना आपके एंड पे बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, द सिंबल्स ऑफ द एटम, एज यू कैन सी कि बिना सिंबल के हम केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते थे। एज वेल एज वैलेंसी की इंफॉर्मेशन होना, इसीलिए वैलेंसी को मैंने इस क्लास में इंक्लूड किया, जबकि वैलेंसी लेसन 4 में है। लेकिन बिना वैलेंसी की नॉलेज के आप फार्मूला नहीं लिख पाएंगे कि एक पर्टिकुलर एटम कितने एलिमेंट के लिए कंबाइन हो रहा है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दो चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आप फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में सीखेंगे। अब अगर आपसे फॉर्मूला की सिग्निफिकेंस पूछी जाए, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कि केमिकल फॉर्मूला हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों लिख रहे हैं केमिकल फॉर्मूला। तो बेसिकली केमिकल फॉर्मूला जो है वो हमें क्या कर रहा है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नाम बता रहा है। अगर ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिले H2O, या सपोज कुछ और लिख लेते हैं SO2, सपोज आपको फॉर्मूला दिया गया और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, उनका नाम बताइए, आप बहुत आराम से बता सकते हैं इसमें सल्फर इन्वॉल्व है, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो पहला इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है, इट गिव्स द नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और सिग्निफिकेंस में अगर हम जाएं तो फॉर्मूला हमें ये भी बताता है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसके कितने एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे SO2 में एक सल्फर का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो नेम ऑफ द सब्सटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर H2O लिखा हुआ है तो आप नेम ऑफ द सब्सटेंस क्या बताएंगे, वाटर। SO2 लिखा हुआ है तो आप नेम ऑफ द सब्सटेंस क्या बताएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर NH3 लिखा हुआ है तो यू विल क्विकली कम टू नो कि सब्सटेंस का नाम क्या है। सब्सटेंस का नाम क्या होगा, अमोनिया। तो आप केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से सब्सटेंस का नाम बता सकते हैं, आप केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से ये बता सकते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, या ये बता सकते हैं कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट होंगे। और जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने यहाँ SO2 लिख रखा है तो ये SO2 जो है वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आगे जाके हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि यही फॉर्मूला जो है 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल, जो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मोल कंसेप्ट। एटम आयंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, हमने कहा था। अब ये आयंस क्या होते हैं, तो एटम और मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम होंगे। आयंस को हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, रेडिकल। रेडिकल, ठीक है, RADICAL है, CLE नहीं है रेडिकल की स्पेलिंग। तो इसे रेडिकल भी कहते हैं। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एन आयन इज़ अ पॉजिटिवली, इस तरह से पॉजिटिवली शॉर्ट में लिख लेते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, तो नेगेटिव का साइन बनाया और VLY, नेगेटिवली चार्ज्ड। एक सिंगल एटम भी हो सकता है, एटम, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन Cl-, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ग्रुप ऑफ एटम के भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फेट, और जब तक चार्ज नहीं आएगा तो ये आयन नहीं बनेगा, इसके ऊपर चार्ज होता है 2-, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है, हम SO4 2- भी लिख सकते हैं और SO4 -2 भी लिख सकते हैं। लेकिन एज पर लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन दिस मेथड इज़ एक्सेप्टेड और दिस मेथड इज़ लेटेस्ट,
दैन दिस। तो आइदर जितने भी चार्ज उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो वो हम नंबर के साथ लिखते हैं। यही 3 नेगेटिव होता तो 3 आ जाता, 4 होता तो 4 आ जाता। ठीक है, सल्फेट है, नाइट्रेट है जिसका फॉर्मूला होता है NO3 माइनस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आयंस के हैं। अभी सिर्फ नेगेटिवली चार्ज लिखा हमने, पॉजिटिवली चार्ज तो लिखा ही नहीं, तो हम पॉजिटिवली चार्ज भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था Cl माइनस, ठीक है, इसका पॉजिटिवली एग्जाम्पल क्या हो सकता था, Na प्लस, एक सिंगल आटम है उसके ऊपर चार्ज है। और ग्रुप ऑफ एटम की बात करें तो NH4 जो कहलाता है अमोनियम आयन। NH4 देखिए, इसमें नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ भी हो सकती है। चार्ज ज़रूर होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन। कैटायन जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इन टर्म्स ऑफ रेडिकल जब हम उनको बोलते हैं तो हम उनको कहते हैं बेसिक रेडिकल। तो जो रेडिकल हैं वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो बेसिक रेडिकल कहलाता है। बेसिक रेडिकल के एग्जांपल जैसे Na प्लस अभी हमने लिखा था, ये बेसिक रेडिकल है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। Fe आयरन 2 प्लस भी बनता है इसका और 3 प्लस भी बनता है इसका आयन। तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक। और ये सब क्या कहलाएंगे, बेसिक रेडिकल। अमोनियम आयन जो भी हमने लिखा था NH4 प्लस, ये आपका बेसिक रेडिकल है। आप इसमें ये देखेंगे कि ज़्यादातर जितनी भी मेटल्स हैं उन्हीं के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिर्फ अमोनियम एक ऐसा बेसिक रेडिकल या पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है जिसमें नॉन मेटल्स इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल्स कहलाते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अदरवाइज आपको यहाँ बेसिक रेडिकल या पॉजिटिवली चार्ज आयंस या कैटायंस में आपको हमेशा मेटल के ही एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे कि और लिख लें तो Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, मैग्नीशियम का कैटायन या फिर कैल्शियम का कैटायन। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हम उस स्पीशीज़ को कहते हैं एनायन। एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। और इन टर्म्स ऑफ रेडिकल हम इनको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, एसिडिक, ठीक है। इसका भी एक रीज़न है कि इन्हें एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं। वो ये कि बेसिकली ये जो रेडिकल्स या जो ये आयंस हैं या एनायंस हैं, ये एसिड के डिसोसिएशन से आते हैं। तो एसिड से आ रहे हैं इसलिए एसिडिक रेडिकल। और ये वाले जो हैं रेडिकल जो ऊपर लिखे हैं हमने पॉजिटिवली चार्ज, ये बेस जब एक टूटता है, डिसोसिएट होता है, तो बेस से आते हैं इसलिए उनको बेसिक रेडिकल कहा जाता है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं, जैसे हमने ऊपर क्लोराइड लिखा था, सल्फेट लिखा था, नाइट्रेट NO3 माइनस, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ये जो लोग लिख चुके हैं, आयोडाइड आयन, I माइनस आयन, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एसिडिक रेडिकल के हैं। अभी देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रेडिकल आता है एसिड से, तो एसिड हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब ये डिसोसिएट होता है तो ये आयन्स देता है H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो जो अब H प्लस जिसे हम बोल देते हैं कि प्रोटॉन, तो एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और ये जो आ रहा है Cl माइनस एसिड से आ रहा है। तो जब भी एक सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट के फॉर्मेशन में, जैसे सॉल्ट आपका क्या है NaCl, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, जिसमें बेसिकली Na प्लस और Cl माइनस इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो ये Na प्लस कहाँ से आएगा, ये बेस से आएगा। और बेस क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH। और Cl माइनस कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा। तो जब भी एक सॉल्ट बनता है तो वो बेस और एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। और बेस से आता है बेसिक रेडिकल और एसिड से आता है एसिडिक रेडिकल। अब इसमें जो एसिड इन्वॉल्व होगा वो होगा HCl। तो जब NaOH और HCl कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनता है NaCl और साथ में एक मॉलिक्यूल वाटर का भी आ जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आयन के अंदर अगर एक सिंगल एटम इन्वॉल्व होता है तो हम उसको बोल देते हैं मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक। आई होप अब मोनो का मीनिंग आपको क्लियर होगा। मोनो मीन सिंगल। तो जैसे क्लोराइड है, ये एक मोनो एटॉमिक आयन कहलाएगा या एनायन कहलाएगा। लेकिन सल्फेट जो है ये कहलाएगा पॉली एटॉमिक। तो दो टर्म हमारे पास और हैं, मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन। तो मोनो एटॉमिक आयन के एग्जाम्पल हो गया क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड,
ये सारे मोनो एटॉमिक हैं या H+। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक की हम बात करें तो पॉली मीन्स होता है मैनी। जब आयन के अंदर बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व हों तो वो कहलाता है पॉली एटॉमिक आयन, और जिसका एग्जाम्पल है सल्फेट। ठीक है, तो ये आयन का इंट्रोडक्शन हो गया कि आयंस क्या हैं। आयंस चार्ज्ड स्पीशीज़ होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। आयंस को हम रेडिकल भी कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैटायंस या बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयंस एसिडिक रेडिकल या फिर एनायंस कहलाते हैं। और ये आयंस भी जो हैं वो दो ग्रुप में क्लासीफाई हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्या उनके अंदर एक सिंगल एटम है या एक से ज़्यादा एटम है। सिंगल एटम हो तो वो मोनो एटॉमिक आयंस, और अगर एक से ज़्यादा एटम आ रहा है तो वो पॉली एटॉमिक आयन कहलाएंगे। इसमें एक और कॉमन आयन है कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CO3 2-। ठीक है, फॉस्फेट PO4, और इसके ऊपर चार्ज ध्यान रखिएगा, फॉस्फेट पे चार्ज आता है 3-। ठीक, तो -2 वाले भी हैं, -3 वाले भी हैं, -1 वाले भी होते हैं। OH- हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है, तो इस पर -1 चार्ज आ रहा है। तो ये सारे के सारे आयंस कहलाएंगे पॉलीएटॉमिक। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन, इसमें कार्बन ऑक्सीजन, और इसमें सल्फर और ऑक्सीजन, एक ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। फॉर्मूला लिखने के लिए आपको आयंस का फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। आयंस का फॉर्मूला और आयंस का चार्ज, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है, चार्ज आता कैसे है, वो चार्ज भी वैलेंसी के ही बेसिस पर आता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि उस पर कितना चार्ज आ रहा है, उसका सिंबल क्या होगा, जो आयन है उसका सिंबल क्या होगा, तो आप केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे, आयंस को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, एंड देन वी विल सी दैट हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर एनी गिवन स्पीशीज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।